नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है, और वो है चिंता। सोचिए, किसी परीक्षा से ठीक पहले पेट में होने वाली वो गुड़गुड़ाहट, या किसी जरूरी काम से पहले दिल का जोरों से धड़कना। ये तो सामान्य है, पर सवाल ये है कि ये सामान्य सी भावना कब एक गंभीर समस्या यानी एक विकृति बन जाती है। आइए आज की चर्चा में इसी को समझते हैं। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हर तरह की चिंता एक बीमारी है? और इसका साफ और सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चिंता को हमारे शरीर के एक अलार्म सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जब कोई असली खतरा सामने हो तो यही अलार्म हमें बचाता है, हमें सावधान करता है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अलार्म बिना किसी वजह के दिन रात बस बजता ही रहे? तो जब चिंता इतनी बेकाबू और लगातार हो जाती है, तब ये एक सामान्य भावना नहीं रहती, बल्कि एक विकृति का रूप ले लेती है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में करीब 301 मिलियन लोग चिंता विकृतियों से जूझ रहे हैं। ये संख्या कई बड़े बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है जिस पर हमें खुलकर बात करने की जरूरत है। तो आज के इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम चिंता और चिंता विकृति के बीच के अंतर को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि आधुनिक चिकित्सा और हमारी अपनी पारंपरिक आयुष प्रणालियां इसका सामना कैसे करती हैं। हम कुछ मुख्य चिंता विकृतियों के लक्षण और उनके प्रबंधन के तरीकों को भी जानेंगे, और सबसे जरूरी बात ये समझेंगे कि मदद के लिए किसी विशेषज्ञ के पास कब जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब विषय में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। जैसा कि हमने बात की, चिंता एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। ये हमारे शरीर का वो हजारों साल पुराना सुरक्षा तंत्र है जो हमें खतरे के समय में लड़ो या भागो के लिए तैयार करता है। लेकिन ये विकृति का रूप तब लेती है जब ये अलार्म सिस्टम खराब हो जाए, जब ये बंद ही ना हो, जब चिंता बहुत ज्यादा हो, लगातार बनी रहे और हमारे रोज के कामों, हमारे रिश्तों और हमारे मन की शांति में रुकावट डालने लगे। बस यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एक सामान्य चिंता को एक चिकित्सा की जरूरत वाली स्थिति से अलग करती है। चिंता के प्रबंधन की जब बात आती है तो आज हम दो मुख्य चिकित्सा पद्धतियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एक है आधुनिक चिकित्सा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और दूसरी है आयुष प्रणाली, जिसमें आयुर्वेद, योग और दूसरी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। अच्छा, अब इन दोनों पद्धतियों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इनके दृष्टिकोण का फर्क। आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से साक्ष्याधारित उपचारों पर जोर देती है, जैसे कि मनोचिकित्सा और दवाएं, जिनका असर वैज्ञानिक परीक्षणों में साबित हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आयुष प्रणाली एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, जो मन, शरीर और जीवन शैली के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देती है। इसमें योग, ध्यान और जड़ी बूटियों जैसी चीजें शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरफ विज्ञान आधारित लक्षित उपचार है और दूसरी तरफ जीवन शैली और संतुलन पर आधारित एक संपूर्ण दृष्टिकोण। चलिए अब कुछ खास तरह की चिंता विकृतियों के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सामान्यीकृत चिंता विकृति की, जिसे अंग्रेजी में जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या संक्षेप में GAD कहा जाता है। सामान्यीकृत चिंता विकृति यानी GAD, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें व्यक्ति जीवन के कई अलग अलग पहलुओं जैसे सेहत, काम या परिवार को लेकर जरूरत से ज्यादा और लगातार चिंता करता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। ये चिंता कम से कम 6 महीने तक लगभग हर दिन बनी रहती है, और इसे काबू करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा सोचना नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के जीवन पर पूरी तरह हावी हो सकती है। GAD से जूझ रहा व्यक्ति अक्सर इन लक्षणों का अनुभव करता है। हर समय एक अजीब सी बेचैनी महसूस करना, बिना कोई मेहनत किए भी थकान होना, किसी भी काम में ध्यान लगाने में मुश्किल आना और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना। मांसपेशियों में, खासकर कंधे और गर्दन में एक लगातार तनाव बना रहता है, और नींद की समस्या तो बहुत ही आम है। जानते हैं, ये सभी लक्षण मिलके एक दुष्चक्र बना देते हैं। नींद पूरी न होने से अगले दिन थकान होती है, थकान के कारण ध्यान लगाना और मुश्किल हो जाता है, और जब काम ठीक से नहीं होता तो चिंता और बढ़ जाती है। तो GAD को प्रबंधित कैसे किया जाता है?
आधुनिक चिकित्सा में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी सीबीटी को बहुत प्रभावी माना जाता है। ये एक तरह की बातचीत पर आधारित थेरेपी है जो व्यक्ति को अपने नकारात्मक सोचने के तरीकों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर एसएसआरआई और एसएनआरआई जैसी दवाएं दी जाती हैं जो मस्तिष्क में रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाती हैं। दूसरी तरफ आयुष प्रणाली में सत्वावजय चिकित्सा, जो एक तरह का आयुर्वेदिक मनोवैज्ञानिक परामर्श है, के साथ साथ योग और प्राणायाम यानी सांस से जुड़े अभ्यासों पर जोर दिया जाता है ताकि मन को शांत किया जा सके। अब बात करते हैं पैनिक विकृति की। इसकी खास पहचान है बार बार और बिना किसी चेतावनी के आने वाले पैनिक अटैक। अब ये पैनिक अटैक क्या है? ये बहुत तेज डर के अचानक उठने वाले दौरे हैं जो बिना किसी साफ वजह के कहीं भी और कभी भी शुरू हो सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। ये अनुभव सच में बहुत ज्यादा भयावह हो सकता है। एक पैनिक अटैक के दौरान ये लक्षण महसूस हो सकते हैं: दिल का बहुत तेजी से धड़कना, सीने में दर्द या भारीपन महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसा लगना जैसे दम घुट रहा हो, चक्कर आना और बहुत ज्यादा पसीना आना। और सबसे भयानक एहसास होता है ये डर कि कहीं मृत्यु न हो जाए या खुद पर से नियंत्रण ही न खो जाए। ये लक्षण इतने तीव्र होते हैं कि कई बार लोग इसे दिल का दौरा समझने की गलती कर बैठते हैं। पैनिक विकृति के उपचार के लिए भी आधुनिक चिकित्सा में सीबीटी एक प्रमुख तरीका है। ये थेरेपी व्यक्ति को अटैक के शारीरिक लक्षणों को पहचानने और उनसे डरने के बजाय उन्हें प्रबंधित करना सिखाती है। एसएसआरआई दवाएं भी इसके प्रबंधन में बहुत प्रभावी हैं। वहीं आयुष प्रणाली में योग, ध्यान और धीमी गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें शरीर के तंत्रिका तंत्र को शांत करने और भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जरूरी चिंता विकृतियों पर नजर डालते हैं। इनमें से एक है सामाजिक चिंता विकृति। सामाजिक चिंता विकृति, जिसे सामाजिक फोबिया भी कहते हैं, इसमें लोगों को सामाजिक परिस्थितियों से बहुत तेज डर लगता है। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि दूसरे लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके बारे में कोई नकारात्मक राय बना रहे हैं। ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा डर है जो व्यक्ति को लोगों से मिलने जुलने से पूरी तरह बचने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके प्रबंधन के लिए आधुनिक चिकित्सा में सीबीटी के साथ साथ एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल होता है। इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे और एक सुरक्षित माहौल में उन सामाजिक स्थितियों का सामना कराया जाता है जिनसे वो डरता है। और आयुष प्रणाली में योग आधारित तरीके शरीर की चिंता से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को कम करने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य उपचार के बजाय एक सहायक चिकित्सा के रूप में ही देखा जाता है। चिंता विकृतियों का दायरा असल में काफी बड़ा है, जैसे कि विशिष्ट फोबिया, जिसमें किसी एक खास चीज जैसे कि ऊंचाई, पानी या किसी जानवर से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर है एगोराफोबिया, जिसमें भीड़ वाली या खुली जगहों से डर लगता है जहां से निकलना मुश्किल लगे। पृथक्करण चिंता विकृति में अपने प्रियजनों से अलग होने का बहुत तीव्र डर होता है। और एक है चयनात्मक गूंगापन। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे कुछ खास सामाजिक जगहों पर बोल नहीं पाते, जबकि वे घर पर या दूसरी जगहों पर सामान्य रूप से बात करते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये कैसे पता चले कि अब किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से मदद लेने का समय आ गया है? इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि सही समय पर सही सहायता मिल सके। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक तरह की ढलान है। शुरुआत होती है लगातार बनी रहने वाली चिंता से, जो हफ्तों तक जाती ही नहीं। फिर धीरे धीरे ये रोजमर्रा के कामकाज जैसे नौकरी, पढ़ाई या रिश्तों में रुकावट डालने लगती है। कई बार लोग इस परेशानी से राहत पाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, जो स्थिति को और भी बिगाड़ देता है। और सबसे गंभीर संकेत है आत्मघाती विचारों का आना। ऐसी स्थिति में तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सीने में दर्द या बेहोशी जैसे शारीरिक लक्षणों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष ये है कि चिंता विकृतियों से निपटने का सबसे बेहतर रास्ता एक एकीकृत दृष्टिकोण हो सकता है, जहां अलग-अलग पद्धतियों की अच्छाइयों को मिलाकर उपचार किया जाए। और ये कथन इस विचार को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। जब हम आधुनिक चिकित्सा के सिद्ध उपचारों को आयुष की मान्य प्रथाओं जैसे योग और ध्यान के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल उपचार को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, बल्कि बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम भी पा सकते हैं। ये असल में मरीज केंद्रित देखभाल का एक बेहतरीन उदाहरण है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि चिंता विकृतियों का उपचार संभव है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ किसी को जिंदगी भर चुपचाप पीड़ा सहनी पड़े। सही समय पर पहचान और उचित प्रबंधन के साथ कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ठीक होकर एक स्वस्थ और भरपूर जीवन जी सकता है। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा? चाहे वो किसी अपने से मन की बात करना हो, किसी पेशेवर से मदद लेना हो या अपनी दिनचर्या में योग या ध्यान को शामिल करना हो, हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने मानसिक कल्याण को प्राथमिकता देना वो सबसे जरूरी निवेश है जो कोई भी अपने लिए कर सकता है।